बी कीपिंग। अब हम चलते हैं बी कीपिंग की तरफ। यहाँ से हम एपीकल्चर भी कहते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर वो प्रैक्टिस होती है जिसमें कि हम अपनी मधुमक्खियों को पालते हैं फॉर गेटिंग हनी। द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग हनी बी इन अ साइंटिफिक मैनर टू प्रोड्यूस हनी फ्रॉम देम इन अ आर्टिफिशियल वुड हाइव्स इज कॉल्ड एपीकल्चर और हनी कीपिंग। हनी बी कीपिंग्स मतलब कि वो प्रैक्टिस जिसके अंदर हम हनी बीज को साइंटिफिक मैनर में वुड हाइव्स में पालते हैं, उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। एंड पर्सन हु रियर्स द बीज हनी बीज इज नोन एज एपीकल्चरिस्ट, बी कीपर और एप्रिस्ट। हनी जो होता है एक डेंस लिक्विड होता है जिसके अंदर 20 से 40% शुगर होती है, मॉइस्चर होता है 60 to 80%, मिनरल्स होती हैं 0.22 to 0.30%, विटामिन एंड मिनरल 0.2 to 0.5%, और एंजाइम्स और बहुत सारा प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एडवांटेजेस ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं? Beside honey, other products like bee wax, royal jelly and bee venom are also obtained from the bees. हमें केवल हनी ही नहीं मिलता, हनी के साथ साथ बी बैक्स मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, बी वेनम मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है हमें हनी से। हनी जो होता है उसकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ हाई मेडिकल वैल्यू एंड स्पेशली फॉर द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, डायनेस्टी, वोमिटिंग, स्टमक, इनके लिए हमारा जो हनी होता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। एंड हनी जो होता है रिच सोर्स होता है आयरन एंड कैल्शियम का, एंड ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड शुगर इन द हनी आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लेबोस। और जो शुगर हनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेबोस। हनी हेल्प इन बिल्डिंग अप हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, और हनी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो हनी इज यूज एज सोर्स ऑफ शुगर इन कन्फ्रेंसी आइटम। बहुत से आइटम में हम जो हनी होता है उसे शुगर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट जो होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी हम हनी का यूज करते हैं। और साथ साथ बी कीपिंग ऑल्सो जो हेल्प करता है पोलिनेशन ऑफ अदर प्लांट। वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उड़ता है और इसके कारण जो हनी या पॉलिनेशन होता है उसमें भी हेल्प करती है हमारी बी कीपिंग एपीकल्चर। और देखिए एज कीपिंग रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और अगर फार्मर जो होते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ एपीकल्चर भी करें तो उनको एक साइड इनकम और एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है। अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, वेराइटी यूज फॉर बी कीपिंग। कौन कौन सी वेराइटीज़ होती हैं? जैसे एपिस सेरोना इंडिका, जैसे इंडियन भी कहते हैं, एपिस डोरसटा जिसे रॉक भी कहते हैं, एपिस फ्लोरिसा जिसे लिटिल भी कहते हैं। ये कुछ हमारी इंडिगस मतलब इंडिया की कुछ वेराइटीज़ हैं जिन्हें हम कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर हनी के लिए यूज करते हैं। और कुछ बाहर से लाई गई जैसे एपिस मेलिफेरा कॉमनली यूज्ड है इटालियन बी, जैसे हम आमतौर पर इटालियन बी के नाम से भी जानते हैं। इसे भी हम यूज करते हैं प्रोड्यूस हाई यील्ड ऑफ हनी, मतलब ज़्यादा मात्रा में हनी प्रोड्यूस करने के लिए हम इस बी का भी यूज करते हैं। कॉलोनी ऑफ हनी, जैसे हनी बी जो होती हैं अपनी कॉलोनी बना के रहती हैं। ये ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ हनी, तो उसकी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि जो हनी बी होती हैं अगर जब उन्हें पालने जा रहे हैं तो उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है। एंड कंसिडर नेसेसरी फॉर रियरिंग आउट, क्या हमें पता चाहिए होना चाहिए कि उन्हें पालने के लिए हमें किन की एनवायरनमेंट की और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्टडी ऑफ बी जो होती है उसे कहते हैं एपियोलॉजी, एंड जो पर्सन उसे स्टडी करता है उसे कहते हैं एपोलॉजिस्ट। हनी बी जो होती हैं सोशल एंड पॉलीमॉर्फिक सोशल इंसेक्ट होते हैं और एक कॉलोनिकल इंसेक्ट भी होती हैं। हनी बीज जो होती हैं एग्जाम्पल होती हैं टीम वर्क का, एक अच्छे टीम वर्क का। ये जो होती हैं कॉलोनी बना करके रहती हैं, अलग टास्क परफॉर्म करती हैं, एंड डन बाई डिफिकल्ट ग्रुप ऑफ द बी इन सेम कॉलोनी। अलग अलग कठिन कठिन काम जो होते हैं सभी के साथ मिल करके और एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके काम पूरा किया जाता है। इनके अंदर 3 तरीके के इंडिविजुअल होते हैं और टर्म एज कास्ट टाइप। जैसे फर्स्ट होता है फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल फीमेल को हम कहते हैं क्वीन। और फ्यू फर्टाइल मेल, जो फ्यू फर्टाइल मेल होते हैं ना ड्रोन बोलते हैं। एंड न्यूमरस स्ट्राइल फीमेल, और न्यूमरस स्ट्राइल फीमेल जो होती हैं जो फर्टिलाइज नहीं होती उन्हें बोलते हैं वर्कर। ये नॉर्मल
कॉलोनी ऑफ इटालियन, जैसे इटालियन बी की बात करें, इटालियन बी में जो हमारी वन क्यून होती है, एक रानी होती है, उसमें 40,000 से लेकर के 1,000 तक, 40,000 से लेकर 1 लाख तक वर्कर हो सकती हैं, और तकरीबन फ्यू हंड्रेड ऑफ ड्रोन, और कुछ ड्रोन्स हो सकते हैं। अब हम चलते हैं क्यून्स की तरफ। हाँ, क्यून इज़ द मदर ऑफ द कॉलोनी। क्यून जो होती है मदर होती है कॉलोनी की, एंड इसकी ड्यूटी होती है अंडे देना। एंड क्यून जो होती है डेवलप होती है फर्टिलाइज्ड एग से, एंड लार्वा फीड ऑन रॉयल जेली। और जो लार्वास होते हैं वो रॉयल जेली पर फीडेड होती हैं। एंड रॉयल जेली इज अ सीक्रेशन फ्रॉम द माउथ ऑफ नर्स, जो नर्सिंग वर्कर होती हैं उनके माउथ से एक जेली निकलती है, जो उसके बच्चे खाते हैं, उनसे हम रॉयल जेली कहते हैं। क्यून जो होती है कुछ सालों तक जिंदा रह सकती है, और हर सीजन में वो कम से कम 2,000 अंडे देती है एक दिन के अंदर। एंड ये जो होती है दोनों तरह के अंडे दे सकती है, फर्टाइल अंडे भी देती है और अनफर्टाइल अंडे भी देती है। क्यून एंड वर्कर जो होते हैं फर्टाइल अंडों से निकलते हैं, और वहीं ड्रोन जो होते हैं वो अनफर्टाइल अंडों से निकलते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन जो होते हैं मेल होते हैं कॉलोनी के, और ये जो होते हैं इनका मेन वर्क क्या होता है कि ये जो मेन क्यून है उसको साथ मीटिंग करें और उसे फर्टिलाइज करें। ये हाइव के अंदर कोई काम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क इन द हाइव, एंड कॉलोनी में ज़्यादातर टाइम सोते रहते हैं या हनी खाते रहते हैं। सिंस देयर रोल इज ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, और इनका काम केवल ब्रीडिंग सीजन के ही अंदर होता है, इसलिए आमतौर पर इन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हम शहद को बचा सकें या हनी को बचाया जा सके, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बहुत कम होता है। वर्कर जो होती हैं स्टेलाइज फीमेल होती हैं, मतलब इसीलिए ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, एंड दे आर मोस्ट एक्टिव मेंबर, सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर होती हैं और अलग ड्यूटी परफॉर्म करती हैं, विच जस्टिफाई देयर नेम, और जिनकी वजह से इनका नाम भी जस्टिफाई होता है, दैट इज वर्कर जो होते हैं इन इट्स सेकंड हाफ साइकिल, हनी छत्ते से या हाइव से बाहर निकलती हैं और बाहरी काम करने लग जाती हैं, और इसीलिए इन्हें कहते हैं आउटडोर या फील्ड वर्कर। और ये जो होती है इनका काम होता है गैदर एंड ब्रिंग द नेक्टर, और ये नेक्टर को इकट्ठा करती हैं पॉलिंग ग्रेन से, एंड बी ग्लू कहते हैं इसे, और वाटर टू हाइव, पानी पहुंचाती हैं हाइव्स के तक। वर्कर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान ये जो होती हैं यंग वर्कर होती हैं, और ये आमतौर पे हाइव या छत्ते के अंदर के जो काम होते हैं इंडोर ड्यूटी ही करती हैं, और दे आर कॉल्ड हाउस बी, इसीलिए हाउस बी कहा जाता है। अमंग हाउस बी का अलग अलग काम क्या होता है, जैसे कि स्टोर कीपर, बिल्डर, क्लीनर, फैनर, गार्ड, ये सब उनके काम रहते हैं। वर्कर एज अ गार्ड आर सिक्योरिटी गार्ड ऑफ फोर्स की तरह काम करते हैं। जब कोई एनिमी उनके छत्ते पर अटैक करता है तो उसे डंक मार लेती हैं और वो मर जाती हैं। इसी तरीके अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द हाइल्ड ऑफ हनी। हम किस तरीके से हनी बी को मैनेजमेंट करें और किस तरीके से उन्हें पालें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो वो जगह जहाँ पे हम हनी को पालते हैं और अदर प्रोडक्ट पालते हैं उसे हम एपेरी कहते हैं। और फॉर हनी प्रोडक्शन जो हम हनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कमर्शियल बेसिस और एपेरीज हमें ऐसे स्टेबलाइज करनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि हनी प्रोडक्शन के लिए होता है वो हो। जैसे इट इज़ प्रैक्टिस ऑन पेपर लाइन विल एडेड टू इंडिविजुअल इनकम। अगर हम इन सारी प्रैक्टिस को अच्छे से करें, या अगर हम हनी प्रोडक्शन की जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे से करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिविजुअल इनकम है वो बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। जब बी कीपर को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, बिहेवियर ऑफ बीज, जो बीज होती हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। डिजायर वेराइटी, जो अच्छी वेराइटी होती है उसको पालना चाहिए। एंड प्लांट द बियर नेक्टर कंटेनिंग फ्लावर, और ऐसे प्लांट को प्लांट करना जिसके फ्लावर में नेक्टर होता हो। और बी एनिमीज, बीज के दुश्मन क्या होते हैं। आमतौर पे हनी प्रोडक्शन के लिए कमर्शियल बेसिस पर सबसे अच्छी वैरायटी जो रहती है वो इटालियन वैरायटी हनी बी की, जिसे हम एपिस मैनिफेरा करते हैं, और कॉमनली इसे हम इटालियन बी कहते हैं। और थ्रू आउट द कंट्री बाई बी कीपर्स, आमतौर पे एपी मैनिफेरा जो होती है हनी के लिए पाली जाती है हमारी कंट्री के अंदर। दिस वैरायटी ऑफ हनी बी प्रेफर्ड ओवर द वैरायटी, इस वैरायटी को प्रेफर किया जाता है और वैरायटी के कंपेरिजन में। इसके कुछ मेन कारण होते हैं, जैसे कि
दीज आर डॉक्टाइल नेचर एंड एमिबल टेम्परेंट। पहला रीजन ये डॉक्टाइल नेचर की होती हैं और एमिमेबल टेम्परेंट होती हैं। साथ साथ ये प्रोड्यूस करती हैं हाई क्वालिटी ऑफ हनी, हाई क्वालिटी ऑफ हनी पैदा करती हैं एंड कैन इजीली डोमेस्टिकेटेड इन आर्टिफिशियल हाइव। आर्टिफिशियल हाइव जो होता है उसमें बड़ी आसानी से पाल ली जाती हैं। एंड क्यून प्रोडक्शन विद लेस स्वार्निंग। स्वार्निंग वो प्रोसेस होती है कि जब मेन क्यून मर जाती है तो क्यून के मरने पर बाकी की जो मधुमक्खी होती हैं वो अपनी उस जगह को छोड़ देती हैं या उड़ जाती हैं। लेकिन इस टेक्निक बी में ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनिमी, और इनके अंदर तो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए ज़्यादा क्षमता होती है। एंड रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीज, और बहुत सारी डिजीज से ये अपने आप को सेव भी कर पाती हैं। एंड ये सारी खासियत होती हैं एक हनी के अंदर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हम लगा सकते हैं जिनकी मदद से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं हनी का। पेस्चर और क्रॉप और फ्लोरा, मतलब देखिए आउटडोर और फील्ड वर्कर जो होती हैं उड़ती हैं फ्लावर टू फ्लावर और नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, वो पॉलिन ग्रेन से कनेक्ट करती हैं। नेक्टर इज शुगर सीक्रेशन इन द फ्लावर, शुगर सीक्रेशन जो होता है फ्लावर के अंदर, और जो नेक्टर इज चेंज इनटू हनी बाई वर्कर, और जो नेक्टर होता है उसे हनी में चेंज किया जाता है वर्कर के द्वारा। जो पॉलिन्स होते हैं सब एज अ प्रोटीन फूड फॉर द बी, और जो पॉलिन्स होते हैं वो एज अ फूड वर्क करते हैं बीज के लिए। एंड क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पेस्चर और क्रॉप ऑफ और फ्लोरा, और हनी कैसा होगा इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे पेस्चर क्रॉप और फ्लोरा उसके अराउंड में कैसे अवेलेबल है। अवेलेबल फॉर द नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन्स के लिए जैसा फ्लोरा और फ्यूना पेंट होंगे उसके हिसाब से वो पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। एबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ फ्लोरा शुड बी नियर द अपेरेचरी जो हो रही हैं या मधुमक्खी पालन जहाँ हो रहा है वहाँ पे एपरीज के पास में फ्लोरा प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि मधुमक्खियों को हनी कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम या दूर ना जाना पड़े। साथ साथ पेस्चर और फ्लोरा में भी डिफरेंट एज पर डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन एंड लोकेशन, और ये जो फ्लोरा पेस्चरेज होता है वो अलग अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, को इन्वायरमेंट वो कैसा है। साथ साथ हनी प्रोड्यूस फ्रॉम द नेक्टर, हनी जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, ऐसे मेडिकल प्लांट, ऐसे नीम जो होता है मोर मेडिकल वैल्यू, उसकी बहुत अच्छी मेडिकल वैल्यू होती है, इसलिए उसके पास में होना चाहिए। हनी प्रोड्यूस फ्रॉम द नेक्टर फ्रॉम आमंड फ्लावर हैव अ गुड टेस्ट, जो ऐसा हनी जो आमंड फ्लावर से लिया जाता है उसका टेस्ट अच्छा होता है। मैंगो, गुआवा, एप्पल, लीचीज, आमंड, कोकोनट, च्यूनट, सनफ्लावर आर ऑल्सो फॉर हनी, ये सब भी हनी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बीहाइव्स को हम कैसे देखना चाहिए? बीहाइव्स जिसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं, आर्टिफिशियल हाइव आर यूज्ड। ये टिपिकल आर्टिफिशियल हाइव जो होता है वुडन बॉक्स में बना होता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ बोर्ड चैम्बर होते हैं जिसके अंदर हनी प्रोड्यूस होता है और वहाँ पर मधुमक्खी रहती हैं इन चैम्बर्स। ब्रॉड चैम्बर कंटेन नंबर ऑफ स्लाइड वर्टिकल फ्रेम्स, और बहुत सारे स्लाइड फ्रेम्स प्रिंट होते हैं बी हाइव के अंदर। एंड ईच फ्रेम के अंदर एक रिमूवल सीट होती है, सीट ऑफ बी वैक्स होता है उसके अंदर, और जिसके अंदर विद 6 साइड इम्प्रिंट ऑन बोथ ऑफ द साइड, और 6 साइड इम्प्रिंट होता है दोनों साइड। 1 साइड मार्क बी फॉर द कॉम क्यून एंड रिमेन चैम्बर फ्रॉम द लेइंग एग। एक मार्क जो होता है क्यून के लिए होता है, बाकी सारा अंडे देने के लिए होता है। हनी चैम्बर आर प्लेस्ड ऑन द ब्रॉड चैम्बर, और हनी चैम्बर होता है ब्रॉड चैम्बर होता है वहाँ पर रखा जाता है। और क्यून कैन नॉट गो इनटू हनी चैम्बर, क्यून जो होती है हनी चैम्बर में जाना नहीं सकती। वर्कर पास इनटू एंड स्टोर हनी, लेकिन वर्कर वहाँ पे जा सकते हैं और हनी को स्टोर कर सकते हैं। एंड टॉप हनी चैम्बर इज कवर्ड विद लेड प्रोडक्शन, और टॉप हनी चैम्बर जो होता है उसे प्रोटेक्शन से लेड करके रखते हैं। इसी तरीके से सिलेक्शन ऑफ गुड वैरायटी ऑफ हनी भी, अभी हमने आपको बताया जैसे कि हम अच्छी वैरायटी ऑफ हनी भी को अगर चूज करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं। टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ हनी फ्रॉम हनी बीज एंड एप्रेस्ट मस्ट सेलेक्ट गुड वैरायटी ऑफ हनी बीज। हनी बीज की अगर हम अच्छी वैरायटी को सेलेक्ट करेंगे तो हमें अच्छे अमाउंट में हनी मिलेगा। और साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्वार्निंग उनके अंदर कम हो। स्वार्निंग जो होती है आमतौर पर देखने को मिलती है हमें लेट अर्ली स्प्रिंग के दौरान, और इस प्रोसेस में
इट प्रोसेस इज टू रिलीव आउट क्राउडिंग इन एन ओल्ड कॉलोनी एंड फॉर्म न्यू कॉलोनी। सॉर्निंग मतलब कि जो भी क्यून मर जाती है तो जो क्यून बाकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो एक कॉलोनी छोड़कर नई कॉलोनी बनाती हैं, और इस कंडीशन के दौरान बहुत सारी जो मधुमक्खी होती हैं उड़ जाती हैं और वो अपनी नई क्यून के साथ उड़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत नुकसान होता है और इसी प्रोसेस को हम स्वार्निंग कहते हैं। और फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग रिजल्ट इन अ लो यील्ड ऑफ हनी, और ज़्यादा अगर मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी खतरे में पड़ जाती है। एंड लेस स्वार्निंग वाली वैरायटी जो होती हैं जैसे एपिस मेलिफेरा जो होती हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। एंड चॉइस ऑफ फ्लावरिंग सीजन, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग सीजन कब कब होता है। जैसे एविडेंस ऑफ फ्लावर, जैसे फ्लावर की मात्रा अगर अच्छी होती है एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ अवेलेबिलिटी जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल करती है अच्छा हनी प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे टोटल टाइम अवेलेबल फॉर द वी फॉर कलेक्शन ऑफ हनी एंड नेक्टर, हनी और नेक्टर को फ्लो करने के लिए जितना टाइम होता है उसे कहते हैं हनी फ्लो पीरियड, मतलब कि जिस टाइम तक फ्लावर को उगना चाहिए हनी प्रोड्यूस करने के लिए हनी फ्लो पीरियड कहते हैं। एंड फॉर बेटर यील्ड ऑफ हनी, अच्छे यील्ड ऑफ हनी के लिए एप्री शुड स्टेबलाइज एट अ लोकेशन वेयर देयर इज एविडेंस फ्लावर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और हमें हनी प्राप्त करने के लिए ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर हम ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें संभाल के रख सकें। बी एनिमीज एंड बी डिसीज, बी एनिमीज और बी डिसीज भी होती हैं जैसे पेस्ट ऑफ हनी भी होते हैं जैसे बैक्स माउथ, बॉस्प, ब्लैक आंट, माइल्ड्स, ग्रीन बी ईटर, बर्ड्स लाइक किंग क्रो। बैक्स माउथ जो होती है कैन बी कंट्रोल बाई एक्सपोजिंग बी इन हाइव इन टू सन, हम बैक्स ऐप को सन में ले जा करके उसे कंट्रोल में ला सकते हैं बैक्स माउथ को। एंड बास्प को कंट्रोल किया जा सकता है बाई किलिंग देम मैनुअली, हम बास्प को मैनुअली किल कर सकते हैं। एंड ग्रीन बी ईटर जो होते हैं और किंग क्रो होते हैं आर स्केयर्ड बाई सम डिवाइस, उन्हें स्केयर कर सकते हैं डिवाइस के द्वारा। हनी भी और भी कई वायरस और बैक्टीरिया से सफ़र करती हैं जैसे नोईमा एपिस जिसे बैक्टीरियल डिसीज होती हैं एंड कॉमनली इन्फेक्ट बीस, और ये हनी बी को इन्फेक्ट कर देता है और ये नोइशमान नाम की बीमारी को फैलाता है। ये पैरासिटिक माइल्ड स्केरोफिस बॉडी जो होता है पैरालाइज कर देता है एंड एस्केलेन डिसीज ऑफ हनी बी प्रोड्यूस करता है। सल्फर पाउडर जो होता है या डस्ट एट द इंट्रेंस ऑफ द हनी इनटू हनी हैव टू चेक ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज, हम इन सब का यूज कर सकते हैं। नाउ मीट प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग लिव स्टॉक, अब ऐसे लिव स्टॉक को देखते हैं जो मेनली हम मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं जैसे पोल्ट्री, फिशेस, गॉट, सीप एंड पिग। ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और ये जो होते हैं दीज कंस्टिट्यूट नियरली सर्वाइवल परसेंट ऑफ टोटल मीट सप्लाई इन आवर कंट्री, ये जो होते हैं हमारे देश के अंदर मीट सप्लाई के लिए अंदर बहुत ज़्यादा रहती हैं। और डिमांडिंग जो रहती है वो तो गॉट मीट इज हायर देन सीप एंड पिग, जो गॉट का मीट होता है वो सीप और पिग के मीट से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सीप एंड गॉट ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क एंड वूल इन एडिशन टू मीट, और सीप और गॉट से हमें वूल भी मिलती है मीट के अलावा भी। तो हम बनोगे करके थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सीप जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप डज नॉट रिक्वायर वेल स्ट्रक्चर्ड शेल्टर एंड मच केयर, जो सीप होते हैं उनको हमें देखने के लिए ज़्यादा वेल डिजाइन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। और मैनी फ्लॉक ऑफ सीप लिव अंडर द नेचुरल शेड्स, ज़्यादातर जो फ्लॉक होता है सीप का वो नेचुरल शेड और हिल और ट्री के नीचे रह लेता है। मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं हमारी कंट्री में सीप को इंगेज करते हैं इन वुड इंडस्ट्रीज एंड मैनी ऑफ द प्लेसेस। सीप प्रोवाइड अस वूल, सीप जो होती हैं वूल प्रोवाइड करती हैं। वूल इंडस्ट्रीज में सीप को रियर किया जाता है एंड म्यूटेशन एंड स्किन के लिए। सीप कैन थ्राइव ऑन नेचुरल ग्रास, सीप जो होते हैं ग्रास पर, बैट पर, फार्म बेस्ड इन सब पर डिपेंड करती है। और ये एक्सलेंट बेड डिस्ट्रॉय होती है, बेड को भी ख़त्म कर देती है। एंड सीप ड्रॉपलिंग इज एन एक्सटेंट मैन्योर, और सीप का जो ड्रॉपलिंग होता है जो ड्रॉप करती है एक्सक्रीटा होता है वो भी एक अच्छा मैन्योर होता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअस एक्जोटिक ब्रीड ऑफ सीप यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वूल एंड मैन्योर, और बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर वूल एंड वूल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे लोही, डेकेंट, निलोर,
मेंढिया, वकरवाल, रामपुर, बूसहारो। एंड एक्जोटिक ब्रीड होते हैं डॉर्सेट, सोफोल्क एंड मेरेनो। निलोर एंड मंड्या जो होते हैं फेमस इंडिगस ब्रीड होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूल। एंड डोर्सेट सोपल आर एक्सोटिक ब्रीड म्यूटेशन पीरियड। क्रॉस ब्रीडिंग कराने पर इंडिगस ब्रीड वूल ब्रीड जो होती हैं हमें नई ब्रीड मिलती हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं। क्रॉस ब्रीड हैज़ गेन 30 to 50% मोर बॉडी वेट। और क्रॉस ब्रीड कराने से हमें 30 से 50% ज़्यादा वेट मिलता है। जैसे क्रॉस ब्रीड का नेम है हिज ट्रेट हैज़ प्रोड्यूस बाई क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा प्रोड्यूस की है मेरिनो रैम एंड बकारी उइस इज ए गॉट। गॉट जो होती है वो हम कह सकते हैं कि गरीब इंसान की गाय। तो गॉट होती है आसानी से मेंटेन कर ली जाती है मार्जिनल लैंड पर। और यूरोप में इट इज़ कॉल्ड बैट नर्स, और इसे बैट नर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो होती है चीप एंड बोलसम मिल्क प्रोवाइड करती है, सस्ता और अच्छा मिल्क प्रोवाइड कर देती है। एंड इट कंटेन 4% to 5% ऑफ फैट विच इज इजीली अब्जॉर्ब। और इसके अंदर 4 से 5% फैट प्रोड्यूस होता है जिसे आसानी से अब्जॉर्ब किया जा सकता है और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। गॉट आर रिमार्केबली फ्री और ट्यूबरक्लोसिस एंड देयर मिल्क आर रिगार्डेड सेफ। और गॉट जो होती हैं वो ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी से बिल्कुल सेफ होती हैं, उनका मिल्क जो होता है वो सेफ माना जाता है। मोहेयर एंड एंगोरा गॉट एंड पश्मीना फ्रॉम कश्मीरी गॉट, ये सब जो होती हैं अच्छी क्वालिटी ऑफ गॉट मानी जाती हैं। यूज फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सॉल्स, और सॉल्स की अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। गॉट ड्रॉपिंग, और उनकी गॉट ड्रॉपिंग जो होती है वो भी एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है मैन्योर के लिए। एंड गॉट रिक्वायर प्लेस फॉर शेल्टर विच इज ड्राई सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम द प्रेडेटर एंड प्रोटेक्टेड बाई एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड। जो गॉट होती हैं उनके लिए ऐसी जगह चाहिए जो सेफ हो, ड्राई हो और शिकारियों से बचा करके रखें, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड ना हो। एंड गॉट जो होते हैं पत्तियों पर, यंग सूट पर, क्लीन फ्रेश फोल्डर एंड हे ऑफ लेगुमिनस प्लांट एंड बेसम पर डिपेंड करती हैं। मिल्क एंड प्रेग्नेंट गॉट आर नीडेड कंसनट्रेटेड मिल्क, ग्रेम ऑयल, पल्सेड ETC। जो मिनरल आर ऑल्सो इसेंशियल। एक गॉट जो होती है 5 किलो रफेज या 3, जिसमें 3 to 4 kg एंड 1 to 4 kg ड्राई फोल्डर होना चाहिए और 3 से 4 kg ग्रीन फोल्डर होना चाहिए और 2.5 कंसनट्रेशन डेली होना चाहिए। नाउ पिग्स, जो पिग्स होते हैं, पिग्स ए नेचर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ लैंड। ये जो नेचर प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं लैंड्स के ऊपर, इट इज़ कैपेसिटी टू टर्न मोस्ट ऑफ द फीड इनटू हाई क्वालिटी प्रोटीन। और इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि जितना फीड होता है उसे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट कर दें। पिग्स मीट इज कॉल्ड प्रॉक। जो पिग का जो मीट होता है उसे प्रॉक कहते हैं। एंड प्रॉक इज कंपेरेबली इनएक्सपेंसिव। पिग्स आर हाइड इन लेदर। पिग्स जो होते हैं आमतौर पर लेदर के लिए एंड यूज किए जाते हैं। पिग्स जो होते हैं आमतौर पे जो फीड होते हैं वो गार्बेज मतलब गंदगी होती है उसके ऊपर, किचन वेस्ट पर, वेजिटेबल वेस्ट पर, ह्यूमन एक्सक्रीटा पर आमतौर पर डिपेंड होते हैं। हमारी कंट्री के अंदर वेयर प्रोटीन मल न्यूट्रिशन इज रैम्पोर्ट। हमारी जैसे कंट्रीज़ के अंदर या जो कंट्री के अंदर मल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है या फिर मल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए जो सबसे गरीब सेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा गरीब सेक्शन होता है, वो इनको पालता है जिससे कि उसकी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेटिव पिग्स, जिससे कि हम उनकी गरीबी को मिटा सकते हैं। जैसे